गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट का चैप्टर फिफ्थ यानी फंक्शनल मैनेजमेंट का पेपर फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर भर्ती, चयन, पदस्थापना तथा अधिष्ठापन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। इस पार्ट में हम पहले पार्ट में हम भर्ती के बारे में देखेंगे, यानी भर्ती किस तरह की जाती है, कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसके लिए नियम रखे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात हम देखें कर्मचारियों की भर्ती से क्या समझते हैं। भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है और उन्हें संस्था के पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यानी रिक्रूटमेंट जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जिस पद के लिए हमें कर्मचारी चाहिए उनको हमें खोजना पड़ता है, भावी कर्मचारियों को हमें खोजना पड़ता है जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से पद को भर सके। भर्ती की एक और परिभाषा अगर देखते हैं, भर्ती एक संस्था में उपलब्ध पदों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि संस्था अपने भावी कर्मचारियों को सेलेक्ट कर सके और उसकी जैसी आवश्यकता पड़े उस पूल में से वह उसका चयन कर सके। ये माना जाता है कि इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है। कर्मचारी इसके से क्या किया जाता है, कर्मचारियों की खोज की जाती है। और तीसरी बात की जाती है, आवेदन के लिए प्रेरित किया जाता है उनको। विभिन्न स्रोतों का विकास किया जाता है जिसके ज़रिए से हम कर्मचारी को तलाशते हैं। इससे भर्ती एवं चयन में अंतर होता है। भर्ती सिर्फ जानकारी देना है, चयन उन जो आवेदन पत्र प्राप्त किए उनमें से अपने ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्शन करना चयन कहलाता है। जो भर्ती करें वह आवश्यक नहीं है चयन करना, उनका भविष्य की आवश्यकता के लिए ही भर्ती की जाती है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में ये देखते हैं, लेकिन भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्या है, किसी भी संस्था को भर्ती क्यों करनी पड़ती है। इसका सबसे पहली बात है नवीन संस्था की स्थापना। जब कोई संस्था नई बनाई जाती है तो अपने सभी कर्मचारी हर विभाग के हिसाब से उसे जो कार्य किए जाएंगे उसके हिसाब से कर्मचारियों का सिलेक्शन करना पड़ता है, उनको उनका भर्ती करनी पड़ती है। संस्था के विकास होने पर भी, अगर ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन है यानी प्रत्येक संस्था जैसी बनाई जाती है ज़रूरी नहीं है वैसी ही रहे, आने वाले समय में वो और ज़्यादा बड़ी होती जाती है, तो उसे भी हम उस समय भी हमें जैसे जैसे बड़ी होगी हमें नए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनका भर्ती करते हैं। कर्मचारियों के आवर्तन होने पर, यानी कर्मचारी जब एक कर्म संस्था में चले जाते हैं, जब वह पद रिक्त हो जाता है, उस पद पे हमारे पास अन्य कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता, तो हमें नई भर्ती करनी पड़ती है। स्थानांतरण या पदोन्नति करने पर भी हम किसी कर्मचारी का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाता है तो भी पद रिक्त हो जाता है, या पदोन्नति हो जाती है तो भी पद रिक्त हो जाता है, तो भी हमें भर्ती करनी पड़ती है। तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए भी हमें, जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो भी हमें नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। भर्ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भविष्य में होने वाली रिक्त पदों के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम इस तरीके का एक पूल बना के रखते हैं जिसमें से हम अपने भविष्य में होने में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम चयन करते हैं। ये तो आवश्यकता किस कब पड़ सकती है। अब हम देखें भर्ती की प्रक्रिया क्या है। भर्ती की प्रक्रिया के अंदर पहला स्टेप है कर्मचारियों की प्रकृति को निर्धारित करना। कर्मचारियों की प्रकृति को निर्धारित करने से तात्पर्य ये है कि किस प्रकार के कर्मचारी हमें चाहिए, किस योग्यता वाले चाहिए, किन कार्यों को करने के लिए चाहिए। इन प्रश्नों का जब हम उत्तर देते हैं तो हम ये मानते हैं कर्मचारियों की प्रकृति के सही प्रमाप निर्धारित करने के लिए हम सेवी वरीय विभाग को दो कार्य करने पड़ते हैं। एक तो कार्य का विश्लेषण या दूसरे विद्यमान कर्मचारियों का अवलोकन। अगर हम कार्य विश्लेषण की बात करते हैं तो भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के सही प्रमाप
यानी उनकी कर्तव्य, उनकी योग्यता, उनके अनुभव को निर्धारित करना सेवी वर्गीय विभाग का पहला कार्य होता है, क्योंकि उसी आधार पर एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। फिर आता है जब हम कार्य, तो उसमें हम कार्य विवरण भी करते हैं और कार्य व्यक्ति विशेष। जब हम कार्य विवरण करते हैं तो हम कार्य विवरण में विशेष कार्य का विवरण देते हैं। उस विवरण को दर्शाया जाता है। भर्ती किए जाने वाले कर्मचारी कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे, वो उसके द्वारा निश्चित किया जाता है। उसका पूरा उसका गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पक्ष उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि व्यक्ति विशिष्ट विवरण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विवरण में ये देखा जाता है कि कौन कौन से शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और व्यावसायिक गुण एवं योग्यता हमें व्यक्ति में से चाहिए, इस बात का हम निर्धारण करते हैं। फिर दूसरा आता है विद्यमान कर्मचारियों का पुनर्अवलोकन, यानी हम रिव्यू करते हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं, क्या हम उनकी योग्यता, उनके गुणों को एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या हम उस पद के लिए उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति, क्या उसकी कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उसका प्रशिक्षण और अनुभव कैसा है, किन स्रोतों में से उपलब्ध है, कर्मचारियों की रुचियां किस प्रकार की है। इस प्रकार से हम विद्यमान को इन सब के जरिए उसका अवलोकन करते हैं। फिर आता है उनकी संख्या का निर्धारण। दूसरा स्टेप आता है कि हमें कर्मचारियों के कार्यों, दायित्वों, उनकी प्रकृति, योग्यताओं को निर्धारित कर लेने के बाद हम ये तय करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है, चाहिए हमें कितनी संख्या हमें चाहिए, जिससे कि हमारा कार्य सही प्रकार से चल सके। यानी उसको देखने के लिए हम विद्यमान कार्य देखते हैं, भावी विस्तार की संभावनाएं देखते हैं, कार्यभार का अनुमान देखते हैं, विद्यमान कर्मचारियों की संख्या देखते हैं और कर्मचारी के सामान्य आवर्तन को देखते हैं। फिर हम तीसरा जो मेन स्टेप आता है भर्ती के स्रोतों का निर्धारण, यानी डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमें मोटे तौर पर किस तरीके से हम भर्ती के स्रोत चयन करेंगे। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक का, एक बाहरी स्रोत। इंटरनल सोर्सेज यानी कंपनी के अंदर के स्रोतों के जरिए से हम भर्ती करते हैं, जिसके अंदर आता है पदोन्नति के अवसर, योग्यता का आंकलन, समस्या का, भर्ती का मनोबल में जानकारी प्राप्त होती है संस्था के बारे में। तो ऐसे प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होता, संस्था में बने रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम आंतरिक रूप से इंटरनल सोर्सेज का चयन कर सकते हैं और इसके कई लाभ होते हैं, संस्था को खुद को प्राप्त होते हैं। और लेकिन कई दोष भी होते हैं, जैसे चयन का क्षेत्र संकुचित हो जाता है, नए विचारों का आगमन बंद हो जाता है, रूढ़िवादी तरीके होते हैं, प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास पर रोक होती है। तो ये प्रक्रिया जो है सामान्यतः कंपनी तब अपनाती है जब उसे बहुत सारे पदों के लिए नहीं, इक्का दुक्का पदों के लिए लोगों की आवश्यकता है और वह पद सामान्य तौर पर अपने कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनके ज़रिए पूरे किए जा सकते हैं। दूसरा था बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज के कई लाभ होते हैं। एक तो सृजनात्मक मस्तिष्क आता है, तकनीकी आवश्यकता पूरी होती है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत का पालन होता है, प्रबंध क्रिया में गतिशीलता आती है, नए छात्रों को अवसर प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें दोष भी हैं कि अनुभवहीन कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है, प्रशिक्षण की समस्या आती है, आपके एग्जिस्टिंग कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं मिलती, उनका मनोबल गिरता है, संतोष उत्पन्न होता है और विश्वास पात्र कर्मचारी ज़रूरी नहीं है आपको प्राप्त हो। तो उसके कई दोष भी हैं, लेकिन कंपनी ये तय करती है कि उसको जो भी भर्ती करनी है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से करे, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करे, उसको ये देखना पड़ता है कि किससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति ज़्यादा आसानी से हो सकती है। अब हम जो बात करेंगे वो है भर्ती के विभिन्न स्रोत। आंतरिक करते हैं तो विभागीय स्थानांतरण इसका पहला सोर्स माना जा सकता है, यानी संस्था में अनेक विभाग होते हैं। अगर हम आंतरिक विभागों में इधर उधर स्थानांतरण करके, जिस विभाग में कम लोग हैं और जिस विभाग में ज़्यादा लोग हैं, अगर उनका कार्य प्रणाली एक जैसी है, योग्यताएं एक जैसी हैं, तो हम उसको एक दूसरे के उससे हम
भर्ती को डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र करके भी जगह को भर सकते हैं। कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सिफारिश पर भी होता है। जब हमें कुछ ही सोर्सेज के लिए हमें जगह चाहिए, लोगों को चाहिए होता है, तो हम अपने कर्मचारियों के नोन लोग होते हैं, उनकी योग्यताएं और अनुभव उसी प्रकार का होता है जैसा हमें चाहिए, तो हम उनके ज़रिए भी उसको भर सकते हैं। दूसरी बात आती है बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि बहुत सारे होते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय है पूर्व कर्मचारी, जबकि फॉर्मर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, में आना चाहता है तो उसको मौका दिया जा सकता है। तरह कहते हैं, और ये लोग जो है अलग अलग कंपनियों में संपर्क करते हैं। फिर रोजगार सेवा संस्थाएं, ऐसी बहुत सारी रोजगार इंस्टीट्यूशंस होते हैं एम्प्लॉयमेंट में अनेक रोजगार सेवा उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति अपना पूरा बायोडाटा सबमिट करा देता है, और उसके जब भी संस्था को चाहिए होते हैं कुछ लोग, तो वो वहाँ पर भी वहाँ से भी लोगों को का बायोडाटा मंगा सकती है, और उसमें अगर उनको योग्य व्यक्ति मिलता है तो वो उसका भी चयन कर सकते हैं। फिर आता है आवश्यकता जो है विज्ञापन। कई बार हमें कुछ लोगों की आवश्यकता ही होती है, या एक दो पद के लिए ही आवश्यकता होती है, तो हम अखबार में एक जगह होती है आवश्यकता विज्ञापन, हम उसमें अपना विज्ञापन दे सकते हैं, और उसके बल पर लोग बाग अपना बायोडाटा भेज सकते हैं या संपर्क स्थापित कर सकते हैं संस्था में। कार्य पद चाहिए विज्ञापन, सिचुएशन वांटेड एडवर्ट, जिस प्रकार संस्था कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए विज्ञापन संदेश आमंत्रित कर सकती है, उसी प्रकार से उल्टा भी हो सकता है। कई व्यक्ति जो है अपना स्वयं के बारे में विज्ञापन कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि हम इस पद के लिए कार्य करते हैं, हमारी योग्यता है, तो उसके ज़रिए भी हम, अगर हमें लगता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, हम उसका चयन भी कर सकते हैं। फिर शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारी संस्थाएं बिल्कुल नीचे लेवल से अपने कर्मचारियों का अगर चयन करना चाहती हैं, तो वह बिल्कुल फ्रेश चाहती हैं अगर अपना कैंडिडेट, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी जाकर अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है भर्ती कर सकती हैं। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, जब संस्था अपने प्रतिस्पर्धी संस्था के लोगों को जो है अपने संस्था में आकर्षित करती है, और उनको अपनी संस्था में भर्ती कर देती है, तो ये भी एक तरीका होता है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र से अपने लोगों को प्राप्त करने का। अन्य संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं, कोई भी व्यावसायिक संस्था किसी अन्य व्यावसायिक संस्था के कर्मचारी से भी भर्ती कर सकती है। कोई जानकारी वाला बंदा आ गया, व्यक्ति आ गया, तो उसके ज़रिए भी किया जा सकता है। ग्राहकों के एम्प्लॉयज़ ऑफ द कस्टमर, कई बार कोई जो आपके ग्राहक होते हैं उनके कर्मचारी भी, आपकी खास करके जो एम्प्लॉयज़ आपके जो संस्थाएं, निर्माणी संस्थाएं होती हैं और अच्छे नियोक्ता होते हैं, वो भी अपने कर्मचारी को अगर आगे बढ़ने का मौका देना चाहती हैं, तो वो उनके रिकमेंडेशंस भी काम कर सकते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव्स क्लब्स, जो है अधिकारियों के क्लब
कर्मचारी की सुविधा के लिए उपलब्ध होते हैं। ऐसे क्लब नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के नाम एवं उनके पूर्ण विवरण प्राप्त करके पंजीयन कर लेते हैं और क्लब में समय समय पर विवरण के परिपत्र में उनको दर्शाया जाता है और उनको उनके माध्यम से वर्णित जो है ये जो आंतरिक एवं बाहरी स्रोत वर्णित किए गए हैं, इनके माध्यम से कोई भी संस्था अपने यहाँ भर्ती कर सकती है। तो हमने इस पार्ट में ये देखा कि भर्ती किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू।